हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत जगह पर सोशल मीडिया में मैंने देखा कि लोग बाग बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम है। आपको क्या लगता है हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम है? वेल इन सबको पढ़ते हुए मैंने सोचा कि भी कुछ रिसर्च की जाए और कुछ केस स्टडीज़ बनाई जाएँ ताकि समझा जाए कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रास्ते बताए जाएँ, रास्ते ढूँढे जाएँ और फिर उसको आपके साथ में शेयर किया जाए। तो मैं आपको उसी के बारे में आज बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन उससे बचने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस एक स्कैम नहीं है क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे, नंबर्स देखेंगे, तो ये बताते हैं कि भाई जी पिछले साल जो है पूरी इंडस्ट्री ने, सारी कंपनीज ने मिलके करीबन 1,10,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम इकट्ठा किया था। कंपनीज के पास जो क्लेम आए थे वो करीबन 84,000 करोड़ रुपए के लोगों के क्लेम सेटल किए गए हैं एंड करीबन 27,000 करोड़ रुपए के क्लेम जो है कंपनीज ने डिनाई की है। तो इन अदर वर्ड्स करीबन 73% क्लेम सेटल हो रहे हैं, 27% सेटल नहीं हो रहे हैं। और ये जो 27% सेटल नहीं हो रहे हैं, इनको अगर रिसर्च करें और इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कई सारे कारण हैं और उनमें से कुछ कारण हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं और कुछ कारण हैं जो हम मैनेज नहीं कर सकते, जिन केसेस के अंदर क्लेम पेएबल ही नहीं है। तो जो मैनेज हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझिए आपकी भी हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कैसे मिलता है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम दो तरीके से आप ले सकते हैं, कैशलेस ले सकते हैं और एक रियम्बर्समेंट ले सकते हैं। कैशलेस आज से 20 साल पहले नहीं हुआ करता था। जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे आप वो जो है ऐसा समझ लीजिए कि भी वो एक आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। अगर कैशलेस क्लेम नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके हक आपसे छीने जा रहे हैं। तो इसलिए कैशलेस मैंडेटरी है, कैशलेस रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर कैशलेस डिनाई हो सकता है। तो याद रखिए कि आपका इंश्योरेंस डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये एक इंश्योरेंस है जिसके साथ में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। उन शर्तों के साथ में आपको ये इंश्योरेंस मिलता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम इकट्ठा करती है, आपके जैसे लाखों लोगों से प्रीमियम इकट्ठा करती है और उस पैसे को मैनेज करती है क्लेम पे करने के लिए। और जब वो क्लेम पे करती है तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पूरा ठोक बजाकर क्लेम दे, जो पेएबल है वही दे और जो जेन्युइन क्लेम है वही दे, टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जो क्लेम है उसको ही पे करे। तो उसमें कई बार आपको कैशलेस डिनाई हो जाता है कि भी आज कैशलेस हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट कराइए, पूरे डिटेल्स सबमिट करिए, फिर हम के क्लेम के ऊपर डिसाइड करेंगे कि पेएबल है या नहीं है। ऐसा यूजुअली होता है कि कहीं पर कंपनी कंफ्यूज है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, या कंपनी को लग रहा है कहीं कोई किसी तरीके के टर्म्स को जो है ब्रीच कर रही है ये क्लेम या पूरा नहीं कर रही है। तो घबराइए नहीं, कैशलेस नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्लेम नहीं मिलेगा, आपको क्लेम मिलेगा। रियम्बर्समेंट फाइल करेंगे। अब दूसरी चीज़ है, जब रियम्बर्समेंट फाइल करते हैं तो वो बड़ा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आम आदमी के लिए रियम्बर्समेंट क्लेम डालते टाइम गलती होने के चांसेस 100% है। तो वहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि भी जब भी आप रियम्बर्समेंट क्लेम डालें तो आप अपने एजेंट का या किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले लें, ताकि क्लेम फाइल करते टाइम आप जो है किसी भी तरीके की कोई गलती ना करें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें और किसी तरीके का कोई गलत स्टेटमेंट ना हो जाए जिसके कारण से आपका क्लेम डिले हो जाए, डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे हैं या किसी तरीके का कन्फ्यूज़न आपने या आपके किसी स्टेटमेंट ने क्रिएट कर दिया है, तो उससे क्लेम डिले हो सकता है, डिनाई हो सकता है। तो एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए। अब बात आती है टर्म्स एंड कंडीशन की। आपको वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए जिन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपके क्लेम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहला है आपके एक्सक्लूजन्स। देखिए जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको आपका एजेंट या जो भी बेच रहा है वो सिर्फ ये बताता है कि ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, लेकिन बहुत रेयरली लोग बाग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कवर नहीं है। और दूसरा ये है कि आप भी जल्दी में होते हैं, आप भी सवाल नहीं पूछते हैं कि भी क्या कवर नहीं है, ये भी तो बता दीजिए। तो समझिए कि एक्सक्लूजन्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, किसी भी कंपनी की पॉलिसी को उठाएंगे आपको वो स्टैंडर्ड 15-17 एक्सक्लूजन्स मिलेंगे। उनकी भाषा सेम मिलेगी क्योंकि वो रेगुलेटेड है, कोई कंपनी उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो मैंने जब एनालाइज किया तो मैंने देखा है कि एक सबसे बड़ा जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है जहाँ पे क्लेम डिनाई होते हैं वो है इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन। आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने बोला कि ये टेस्ट करवाने हैं और आपने हॉस्पिटल में एडमिट होकर वो टेस्ट कराए, तो उस केस के अंदर आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि अगर कोई एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये पॉलिसी
कोई भी पॉलिसी आपको क्लेम नहीं पे करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर पेट में दर्द हुआ, जाके एडमिट हो गए और आपने सीटी स्कैन कराया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ कराया, कुछ नहीं निकला, अगले दिन सुबह डिस्चार्ज होकर आगे 25,000 रुपये खर्च करके आगे आपको खर्चा नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि पहला ही एक्सक्लूजन है कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन अगर है तो वो कवर नहीं होगा अनलेस देर इज़ अ ट्रीटमेंट, देर इज़ अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो आइडियली क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में? प्रॉब्लम है, आप टेस्ट करवाइए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में एडमिट होंगे 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर देंगे। वैसे टेस्ट कराने जाएंगे तो 5-7 हज़ार रुपये के अंदर आपके टेस्ट हो जाएंगे। आप टेस्ट कराइए, अपनी जेब से कराइए, और उसके बाद में अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो नेचुरली एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, आपका क्लेम पेबल हो जाएगा। और ये जो खर्चा आप ऑलरेडी अपनी जेब से कर चुके हैं, इसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कवर करिए। लेकिन अगर ये आपका सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और आपको क्लेम नहीं मिला, तो आपकी जेब में 5-7 हज़ार, आपकी जेब से 5-7 हज़ार की जगह 20-25 हज़ार रुपये चले जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन जो होगी वो अलग, इंश्योरेंस जो है वो स्कैम लगने लगेगा वो एक अलग। दूसरा जो है वो है आपका रेस्ट क्योर है, या आपके कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनका वेटिंग पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल कैटरैक्ट है, उसका इलाज कराने गए तो उसका वेटिंग पीरियड रहता है, ट्यूमर का वेटिंग पीरियड रहता है। ऐसी 16-17 चीज़ें आपकी पॉलिसी में लिखी हुई हैं जिनका वेटिंग पीरियड है, तो पॉलिसी लेते ही आपको उसका कवर नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए 2 साल स्टैंडर्ड जो है वो 2 साल है, इंतज़ार करना पड़ेगा, और 2 साल के बाद में कवर होगा। अब आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, यार ये मेरे को पहले दिन से कवर चाहिए। तो पहले दिन से जनरली कवर नहीं मिलता है, लेकिन आज की तारीख में कुछ पॉलिसियां एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके इस वेटिंग पीरियड को कम कर देती हैं, पहले दिन से फिर भी कवर नहीं देती हैं। दूसरा वेटिंग पीरियड होता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का। अब जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, ये कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकती है जो आज आपको तंग नहीं कर रही है। आज आपको लगता है कि वो कंडीशन नहीं है, लेकिन आपको उसके कॉम्प्लिकेशन थे या आपको उसकी परेशानी थी, आपने ट्रीटमेंट लिया था या डॉक्टर को कंसल्ट किया था, तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है। और उससे रिलेटेड अगर ट्रीटमेंट आप लेने चले जाते हैं और आपकी पॉलिसी 3 साल से कम पुरानी है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। कुछ पॉलिसीज़ में ये 3 साल से कम भी हो सकता है वेटिंग पीरियड, बट स्टैंडर्ड जो वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वो 36 महीने का है। तो मेक श्योर दैट आप जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसको डिक्लेयर करिए, और उसके वेटिंग पीरियड के अंदर आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ये आप अपने दिमाग में रखिए। और यहाँ पर आमतौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अभी मैं डिक्लेयर करूँगा तो 3 साल बाद में कवर मिलेगा, मैं डिक्लेयर ही नहीं करता। तो जब आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आप याद रखिए कि आपको कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर क्लेम के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है और उसको पता चलता है कि आपने ये जानबूझकर छुपाया था, तो कंपनी आपकी पॉलिसी को कैंसिल कर देगी और आपको बोलेगी भाई साहब हम आपका पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये याद रखिएगा, बिकॉज ये कंपनी का राइट है। बिकॉज जब आप पॉलिसी लेने जा रहे हो तो बहुत आपको सवाल पूछे जाते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोई और किसी तरीके का हेल्थ कॉम्प्लिकेशन रहा है जो हमने नहीं पूछा है लेकिन आपको रहा है, तब भी बता दीजिए। तो आपको वो बताना है, बिकॉज वो कंडीशन है, पॉलिसी लेने की कंडीशन है। वो डिटेल आपने जो दी है उन्हीं के बेस पे आपको पॉलिसी मिला है। अब अगली आती है कि हमने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस पोर्टिंग के टाइम पे भी छुपा ली है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है पोर्ट कर रहे हैं तो हमें इन सारी चीज़ों को वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं दोस्त, 2 सिचुएशन के अंदर आपको कंपनी को वापस से सारी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। पहला, जब आप पोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, जब आप पॉलिसी माइग्रेट कर रहे हैं। तो जब पोर्ट कर रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ले जा रहे हैं, या एक सेम कंपनी की एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में जा रहे हैं, तो आपको ये हेल्थ क्वेश्चनर वापस भरना पड़ेगा, आपको ये सारी डिटेल वापस देनी पड़ेगी, और इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी की री अंडरराइटिंग करेगी और उसके बेस पे डिसाइड करेगी कि आपकी पॉलिसी पोर्ट करनी है, माइग्रेट करनी है या नहीं करनी है। और अगर वहाँ पर भी अगर आप छुपाते हैं तो आपको फ्यूचर में क्लेम में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगली चीज़ आती है जहाँ पर आमतौर पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो है सब लिमिट्स। बहुत सारी पॉलिसीज़ में अलग अलग तरीके की सब लिमिट्स
हो सकती हैं, होती हैं। बीमारी की सब लिमिट हो सकती है, प्रोसीजर की सब लिमिट हो सकती है, रूम कैटेगरी की सब लिमिट हो सकती है कि आपको एक्स तरीके का रूम ही लेना, उससे बड़ा रूम ले लेंगे तो आपको उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसका पूरे का पूरा आपको पॉलिसी के ऊपर लगेगा, क्लेम में प्रॉब्लम हो सकती है। कैटरैक्ट के केस में बहुत सारी पॉलिसियाँ जो हैं सब लिमिट लगाती हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिसी 10 लाख की ले ली आपने, लेकिन पॉलिसी कहती है कि भी कैटरैक्ट के केस में सम इंश्योर्ड का 10% या 50,000 रुपये मैक्सिमम पे करेंगे, तो क्लेम के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही लेंस की कैटेगरी डिफाइन हो सकती है कि भी आपको सिंगल फोकल लेंस मिलेगा या मल्टी फोकल लेंस मिलेगा। वो कैटेगरी जो है वो आपको क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम कर सकती है, जहाँ पर आप क्लेम में कॉम्प्लिकेशन फेस कर सकते हैं। पता चले कि आपने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया और आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आपका खर्चा 4 लाख रुपया हो गया, लेकिन सब लिमिट पिक्चर में आ गई, कंपनी ने आपको 3 लाख रुपये का ही क्लेम दिया। तो वो सारी चीज़ें याद रखिए कि सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर है तो ध्यान रखिए क्लेम लेते टाइम कि वो सब लिमिट बीच ना हो, ताकि आपको क्लेम में कॉम्प्लिकेशंस ना फेस करने पड़े। ऐसी सब लिमिट के अलावा जो है वो को पेमेंट होता है, कुछ पॉलिसीज़ में को पेमेंट लगा दिया जाता है, ख़ास तौर पे बीमारियों के लिए को पेमेंट लगा दिया जाता है। तो अगर ये यहाँ पर इस तरीके की सब लिमिट लग गई या को पेमेंट लग गया कि भी 20% आपको अपनी जेब से पे करना है, तो आपको क्लेम के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो याद रखिए कि भी आप पॉलिसी के अंदर ले रहे हैं तो उसमें को पेमेंट या सब लिमिट्स ना हो या किसी तरीके के डिटेक्टेबल्स ना हो। तो अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्थ फाइल मेंटेन करने का। बहुत टाइम पे देखा गया है कि कंपनी कहती है जी भी आप अपना फर्स्ट डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दीजिए। आप बोलते हो जी मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। उस केस में कंपनी उस क्लेम को लटका देती है, कैशलेस नहीं देती है, रिम्बर्समेंट में टाइम लग जाता है, टू एंड फ्रो होता रहता है। डॉक्यूमेंट की एब्सेंस के अंदर जो 15 दिन में सेटल होना था वो हो सकता है 3 महीने में सेटल हो रहा है। तो आप अपनी एक फ़ाइल मेंटेन कर लीजिए। आज के बाद में जिस दिन आपने पॉलिसी ली है उस टाइम से मैनेज की है तो ठीक है, नहीं किया तो आज फाइल मेंटेन कर लीजिए। जब भी डॉक्टर को कंसल्ट करें उसका प्रिस्क्रिप्शन या जो भी टेस्ट करा रहे हैं वो एक फ़ाइल में लगाते जाइए, ताकि भगवान ना करे कभी क्लेम ले तो उस टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को आप दे सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं कि बॉस मैंने किसी भी तरीके का प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को ब्रीच नहीं किया है, छुपाया नहीं है, एंड यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ऑल द रिकॉर्ड्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और क्लेम के टाइम पे या पॉलिसी लेते टाइम अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप याद रखिए कि रियम्बर्समेंट क्लेम अपने आप नहीं भरिए, किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले लीजिए, अपने एजेंट का हेल्प लीजिए। एजेंट का सपोर्ट नहीं है तो किसी एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए। आजकल बहुत सारी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हैं, छोटा सा टोकन अमाउंट लेकर आपसे आपका क्लेम फाइल करने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में हेल्प करती हैं, वो कर लीजिए। हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले मेक श्योर कि भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है क्या। डॉक्टर के कहने पे आप डॉक्टर को भी क्वेश्चन करिए कि भी मैं नहीं होता हूँ हॉस्पिटलाइजेशन तो क्या, मेरा टेस्ट करवाइए, जो भी करवाना है उसके बाद में डिसाइड करिए। तो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले प्रिकॉशंस लीजिए। देन अपने वेटिंग पीरियड्स को समझिए कि भी वेटिंग पीरियड्स क्या है, कौन से कवर कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, उनको समझिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करिए, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको क्लेम लेना पड़े, पॉलिसी की सर्विसेज लेनी पड़े तो आपको दिक्कत ना हो। और इसी तरीके से पॉलिसी में जो भी सब लिमिट, को पेमेंट या डिडक्टेबल है उनको समझिए, कोशिश करिए ऐसी पॉलिसी ना लें जिनमें ये कंडीशंस हो। और अपनी हेल्थ हिस्ट्री मेंटेन करिए, फाइल मेंटेन करिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए, ताकि क्लेम के टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो। हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम नहीं है, ब्लेसिंग है, क्योंकि 84,000 करोड़ रुपए के क्लेम पे हुए हैं और ये आप और हमारे जैसे लोगों को मिले हैं। जिनको नहीं मिले हैं अनफॉर्चुनेट पार्ट है, किसी का जेन्यून क्लेम भी डिनाई हुआ होगा और किसी का फ्रॉडुलेंट क्लेम है वो डिनाई हुआ होगा। जो जेन्यून क्लेम डिनाई हुए हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अगर आपको किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, किसी तरीके की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए। आपके डाउट्स को क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। विल ट्राई टू हेल्प यू वट एवर वे इज़ पॉसिबल। एंड इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, ताकि ज़रूरत के टाइम पे आप फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड है, पीस ऑफ माइंड और बेस्ट ट्रीटमेंट ले पा रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए और कमेंट करिए एंड अपने क्वेश्चंस पूछिए। वी वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। एन्जॉय योर सेल्फ। एज आई ऑलवेज से, life is beautiful, God is kind, and you are lucky. Enjoy yourself.